नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। निवेश के लिए प्रॉपर्टी खरीदनी है तो न सिर्फ फिजिकल एसेट बल्कि रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए भी आप निवेश कर सकते हैं। आज आपको रियल एस्टेट में निवेश के लिए मौजूद अलग अलग विकल्पों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे घर खरीदने में समझदारी है या फिर रेंट पर रहना है बेहतर। सभी पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हैं ऋषिकेश पालवे, डायरेक्टर आनंद राठी वेल्थ, और क्षितिज महाजन, सीईओ कंप्लीट सर्कल वेल्थ। ऋषिकेश और क्षितिज दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, चाहे कुछ भी कह दें, अपना घर, मकान, ये एक ऐसा फाइनेंशियल गोल है जो कि हर कोई चाहता है कि अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर अचीव करे। क्षितिज, जो घर खरीदने का जो एक प्लान रहता है, जो एक फाइनेंशियल गोल रहता है, ये अचीव करना क्या वाकई आसान है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर किसी का घर खरीदने का प्लान है तो इसकी जो प्लानिंग है कितनी जल्दी शुरू हो जानी चाहिए? क्योंकि घर खरीदना एक ऐसा फाइनेंशियल गोल है जिसमें आप जाके खरीद के नहीं आ सकते। आपको प्रॉपर प्लानिंग और एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। नमस्कार स्वाति, नमस्कार ऋषिकेश। एंड ये टॉपिक वन ऑफ द गोल प्लान के हिसाब से आपने स्वाति लिया है, बहुत अच्छा लिया है। आई थिंक जब घर खरीदने की बात करते हैं या प्लानिंग की बात करते हैं तो इसकी प्लानिंग आपकी, जैसे ही आप अपना इन्वेस्टमेंट का गोल प्लान शुरू करते हैं उसके साथ ही ये आपका शुरू हो जाना चाहिए। मान लीजिए जब आपने सोचा कि हाँ, आप इन्वेस्टमेंट का अपना साइकिल शुरू करना चाहते हैं, हम तो हमेशा कहते हैं जो अपना फर्स्ट या सेकंड सैलरी से ही आपको ये अपना इन्वेस्टमेंट्स प्लानिंग करनी चाहिए, तभी आप अपना हाउस बाय का प्री प्लानिंग कीजिए। और घर हमेशा थोड़ा स्ट्रेच होके ही लिया जाता है, चाहे मैंने लिया, आपने लिया, या ऋषिकेश भाई ने लिया होगा, तो थोड़ा स्ट्रेच होके ही लिया जाता है। सो आई एम सेइंग यहाँ पर जब आप प्लान करें अपना गोल, उसी में आप अपना हाउस घर की प्लानिंग का भी प्लान करें, जिसमें जो प्रेजेंट रेट को जिस भी साल में आप लेने वाले हैं उसको इन्फ्लेशन से डिस्काउंट करें आगे आने वाले टाइम में, बिकॉज उसमें उसका इम्पैक्ट आएगा और घर की कॉस्ट ऊपर जाएगी जाएगी। तो आप प्लान करें और उसको अलाइन करें अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ। और जब आपको लगे कि हाँ, अ, अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 40-50% तक की पर्याप्त राशि जुड़ गई है आपकी, क्योंकि बाकी का आप लोन ले सकते हैं, तो आप तब उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने घर लेने की प्लानिंग को। बट हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं हो कि आप घर लेने के चक्कर में अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स उस घर में लगा दें, क्योंकि आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ लिक्विड इन्वेस्टमेंट रहनी चाहिए, आपकी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट रहनी चाहिए, बिकॉज ये आपको बहुत हेल्प करती हैं, बहुत कारगर साबित होती हैं जब आपको कोई छोटी राशि की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि एक फिज़िकल एसेट आप ले तो सकते हैं, पर उसको बेचना, अगर आप उसमें रह रहे हैं तो आप बेचना चाहेंगे भी नहीं। और अगर उस समय सारी चीज़ें लिक्विडेट हो जाती हैं तो कभी कोई ज़रूरत पड़े तो अब आपको आपके पास कठिनाई का समय आ सकता है। तो उस समय ये इम्पोर्टेंट है कि जब भी आपके पास अपॉर्च्युनिटी हो, आप अपना कुछ पोर्टफोलियो जो आपने अलाइन किया हुआ है होम लोन के लिए, वो डाइल्यूट करके और लोन लेके अपना अपना घर बाय करें। बिल्कुल। अब लेकिन कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि प्रॉपर्टी में पैसा लगाना तो एक तरफ होता है, लेकिन प्रॉपर्टी में निवेश करना एक अलग बात होती है। ऋषिकेश, जिस घर में हम खुद रहते हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते हैं। जो घर हमें खरीदने के बाद कुछ कमाई करके दे, उससे हमें कुछ रिटर्न मिले, उसको हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो ये जो एक कंफ्यूजन है, ये कितना प्रेवलेंट है अभी भी लोगों में कि उनको लगता है कि उन्होंने घर खरीद लिया, उसमें वो रह रहे हैं, उनका उनका वो इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन उसी घर को कल को जाके वो रेंट पर देते हैं, तो शायद उसको हम इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं। तो एक तो कंजम्पशन वर्सेस इन्वेस्टमेंट का जो एक कंफ्यूजन है, उसमें कितना डिफरेंस है और ये कैसे आपके प्लानिंग में शामिल होता है? जी, बिल्कुल। और सबसे पहले नमस्ते स्वाति जी, नमस्ते स्वीति जी, और सारे दर्शकों को नमस्ते। तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि 2 पहलू होते हैं। सबसे पहला पहलू ये होता है कि कंज़म्पशन जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम रहते हैं, वो एक इमोशनल एस्पेक्ट हो जाता है। लेकिन दूसरा जो होता है, जो निवेश होता है या इन्वेस्टमेंट होता है, जो आप घर में करते हो, तो मेरा सरल कहना ये है कि क्या आप 6% के इन्वेस्टमेंट के लिए 8% का लोन कभी लोगे? तो उसका उत्तर नहीं है।
कि आप 8% पे लोन लेते हो और 6% के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हो, ये एक प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। जब मैं 6% का इन्वेस्टमेंट कहता हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो उसके दो माध्यम होते हैं जहाँ से आपको रिटर्न मिलता है। सबसे पहला माध्यम होता है अप्रिसिएशन। अगर हम अप्रिसिएशन देखें तो अप्रिसिएशन पिछले कुछ 5-10 सालों में बहुत कम रहा है। अगर आप ऑल इंडिया नंबर्स देखें तो 3.3% का अप्रिसिएशन हमने देखा हुआ है। तो अगर अप्रिसिएशन के बलबूते पे तो बहुत कम 3-4% का अप्रिसिएशन होता है। और रेंटल यील्ड्स ये दूसरा माध्यम होता है इनकम कमाने का रियल एस्टेट से, वो करीबन 2 से 3% होता है। तो अगर वो दोनों को मिला दो तो 6% का रिटर्न मिलता है, बल्कि आप सामने इंटरेस्ट जो पे कर रहे हो वो करीबन 8% का होता है। ये हुआ अगर आप लेवरेज या आप लोन लेके घर खरीदो। अगर आप लमसम भी खरीदते हो तो आप जो पैसा डालने वाले हो तो आप अगर आपको एक ऑप्शन है जहाँ पे आपको 13% का रिटर्न मिलता है, जब आप 80% इक्विटी में डालते हो, 20% डेट में डालते हो, इस हिसाब से भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 12-13% का रिटर्न बनता है। तो 12-13% का रिटर्न एक जगह पे और दूसरी जगह पे 6% का रिटर्न, एक क्लियर आर्बिट्राज है 6% का। तो आप ये गंवाना नहीं चाहोगे। तो अगर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करेंगे तो क्लियरली कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए कंजम्पशन के हिसाब से, बिकॉज एक इमोशनल एंगल आ जाता है, एक इमोशनल पहलू आ जाता है, तो वो अलग बात होती है। तो मेरा कहना यह है, इन्वेस्टमेंट अगर करनी है, निवेश अगर करना है, तो रियल एस्टेट ये चक्रीय या सिक्लिकल एसेट क्लास है। तो ये साइकिल जो है रियल एस्टेट का, ये बहुत अच्छा साइकिल नहीं है रियल एस्टेट के लिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, इक्विटी और डेट में अगर आप निवेश करो एसेट एलोकेशन करके तो काफी मुनाफा होगा। ओके, एक और एस्पेक्ट जिस पर चर्चा करना ज़रूरी है क्षितिज, वो ये है कि ये भी हमने मोस्टली इन बड़े शहरों में देखा है कि जैसे आप घर खरीदना चाहते हैं या फिर आप रेंट पर रहना चाहते हैं, कई लोग घर खरीदते हैं, उस घर को रेंट पर देते हैं और ख़ुद भी रेंट पर रहते हैं। ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि आजकल चलन में हैं। मानिए अगर आप दिल्ली एनसीआर जैसी जगह पे रहते हैं, आप रहते मानिए एनसीआर की किसी जगह पर है, आपका ऑफिस दिल्ली में है, तो आप चाहेंगे आपका जो घर है वो ऑफिस के थोड़े नज़दीक हो, जिससे ट्रैवलिंग टाइम बच जाए। तो ये बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशंस हैं जो कि लोग अपनाते हैं। पर अगेन ये केस टू केस बेसिस पे डिपेंड कर सकता है उनके लिए क्या सही रहेगा। पर रेंट पर रहना बेहतर, रेंट पर कब रहना बेहतर है, और घर खरीद कर ईएमआई भरना कब सही रहता है? स्वाति, मेरा मानना ये है कि दैट आप इनिशियली जब आपका मैथ्स करते हैं, देखिए पहली चीज तो मैं बात करूंगा जो जिसके पास घर नहीं है अपना, तो वो घर के लिए एस्पिरेशन लेना रखता है कि वो अपना घर हो, तो एक घर आपका जरूर होना चाहिए। ऋषिकेश भाई ने बिल्कुल सही बोला है। आज की डेट में इन्वेस्टमेंट के तौर से अगर आप रियल एस्टेट देख रहे हैं तो या तो आप बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिस्टिक जगह में इन्वेस्ट करें। मान लीजिए आपने आज से 3 साल पहले अयोध्या में इन्वेस्ट कर दिया होता, 1 साल पहले जेवर में कर दिया होता, जैसे एयरपोर्ट आ रहा है, तो समझ आता मुझे। पर आज की डेट में प्राइसेस को इतने अप्रिशिएट नहीं होंगे, उससे बेटर रिटर्न आपको इक्विटी मार्केट में मिलेंगे। तो अगर आप अपना घर लेना चाहते हैं और आज की डेट में आपके पास आप सक्षम नहीं है, तो आप रेंट की ऑप्शन लीजिए। बट कल के डेट में, कल आने वाले समय में जब आपके पास 50% तक की राशि आपके घर की एकत्रित हो जाती है और बाकी का 50% अगर आप लोन ले सकते हैं, जिसमें मैं राशि जो इकट्ठी होने की बात कर रहा हूँ वो पूरी टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट राशि नहीं है, जो भी आपने होम घर लेने के लिए इकट्ठी अलग से राशि एलोकेट करी हुई है। अगेन मैं बोलूंगा पूरा पोर्टफोलियो लिक्विडेट मत कीजिए। अगर आपने कुछ अलाइन किया पोर्टफोलियो, वो आप लिक्विडेट करते हैं और साथ में कुछ लोन लेते हैं, बट एट द सेम टाइम बाकी की आपकी स्टेप्स चलती रहती हैं। नॉर्मली हम मानते हैं जितने की आप ईएमआई कर रहे हैं उतने की स्टेप चलाते हैं, तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं लोन लेने के इसलिए अगेंस्ट नहीं हूँ कि आप 8% पे अपनी लोन पे करते हैं और इन्वेस्टमेंट जो बाकी की आप इक्वली कर रहे हैं वो ऑन एन एवरेज 13-14% से ग्रो करती है, अगर इसी तरह से कैपिटल मार्केट हमारी अच्छी चलती रही यहाँ से। तो वो आपको एक कॉम्पनसेट कर रहा है। अच्छा, लोन जो होता है स्वाति, वो डिप्रिशिएटिंग जो आपका अमाउंट होता है उस पर होता है, जो बैलेंस हो जाता है उतने पे लगता है। तो एक्चुअल में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% नहीं कम कैलकुलेट होता है ओवरऑल। तो उस केस में आप प्लीज घर लीजिए जब आपके पास कोई पर्याप्त राशि हो, और उसी समय जब आप जितनी ईएमआई दे रहे हैं उतने की आप सेव भी कर रहे हैं, तो घर लेना बिल्कुल बनता है आपका। जो लोग ऑलरेडी घर में रह रहे हैं और वो एक इन्वेस्टमेंट के तौर से घर पर ले रहे हैं, तो मैं बोलूंगा 1.5-2 करोड़ के घर को लेके
जिसके अगेंस्ट आपका 40 से 50,000 रेंट आ रहा है, तो वो कुछ भी नहीं है। रेंटल यील्ड अगर आप देखेंगे उस घर के सामने 2-2.5%, 3% की भी नहीं है। तो उस केस में मतलब नहीं बनता है कि आप घर अपना रेंट पे घर लेके उसको रेंट पे लेके अपनी रेंटल इनकम ऑब्टेन करें, क्योंकि जो आपने 2 CR लिया भी है, जो आपने जिससे आपने घर बाय किए इन्वेस्टमेंट के तौर पे, अगर आप वो लिक्विड एसेट में रखेंगे, एक तो वो आपको बेटर यील्डिंग रिटर्न दे देगा, एट द सेम टाइम आपको लिक्विड आपकी इन्वेस्टमेंट लिक्विड रहेगी इन टर्म्स ऑफ वो कभी भी अगर जरूरत पड़े तो आप उसे लिक्विडेट कर सकते हैं। रियल एस्टेट एक एक्सपेंडिंग एसेट क्लास है, मैं बिल्कुल मानता हूँ आपके पास होनी चाहिए, पर उतनी जितनी आप उसे समेट सको या उसे संभाल पाए। अदरवाइज हमेशा बेनिफिट यही रहेगा, अगर मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं, आप 2 प्रॉपर्टीज एट मैक्सिमम ले लीजिए, उसके ज़्यादा का कोई मतलब नहीं है। आप पैसे को लिक्विड रखें रादर देन आप सोचें कि मेरी रेंटल इनकम आएगी, क्योंकि रियल एस्टेट घरों की रेंटल इनकम जो है वो 2-2.5% से ऊपर की यील्ड नहीं है। दिल्ली एनसीआर या बॉम्बे में 3% की होगी, और एट द सेम टाइम कमर्शियल की जो है वो 6-7% है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। सो प्लीज इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। आपको लग रहा है आपने एक एसेट खड़ा कर लिया, पर अगर आप इक्विटी मार्केट में आएंगे तो उससे बेटर एसेट नहीं होगा। आज मुकेश अंबानी एंटीला अपने घर के कारण नहीं है, उसकी वैल्यू हो सकता है 2 बिलियन हो, पर उनकी ओवरऑल कंपनी की वैल्यू जो है आप समझ लीजिए कोई 300 बिलियन के आसपास है, 250-300 बिलियन के आसपास है। तो वो अपनी कंपनी के शेयर्स के कारण है। तो आपका जो बेटर पोर्टफोलियो जो है वो इक्विटी बना के देगा। ऋषिकेश, जब हम प्रॉपर्टी में हमें जब इन्वेस्ट करना होता है, आउट ऑफ ऑल द एसेट क्लासेस आपको भारी भरकम रकम की ज़रूरत पड़ती है। एक साथ इकट्ठा पैसा आपके पास होना चाहिए प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए, उसको ओन करने के लिए। पर एक तरीका ये भी है कि आप क्यों ना स्टॉक्स में, उन शेयर्स में निवेश करें जो कि रियल एस्टेट में पैसे लगाते हों। तो रीट्स, ये कैसा तरीका है? रीट्स ये एक इंटरनेशनली तो बहुत पुराना माध्यम है निवेश करने का, लेकिन इंडिया में काफ़ी नया माध्यम है निवेश करने का। ये बहुत ही कम समय हुआ है इनको लॉन्च होके। करीबन 3 से 4 रीट्स अवेलेबल है इंडिया में। अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो सबसे पहली बात तो ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए 3, 4, 5 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है, जो इनका फिलहाल अवेलेबल नहीं है। जितना ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अवेलेबल है, तो हम देखते हैं कि 6 से 9% के बीच में इसका रिटर्न बन सकता है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात है लिक्विडिटी या तरलता, ये दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप रीट्स में निवेश करो तो। और अगर आप निफ्टी का रिटर्न देखो फॉर द सेम टाइम, तो जैसे क्षितिज जी बोल रहे थे 13-14% का रिटर्न हम निफ्टी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं हम कहते हैं कि रीट्स में निवेश करने की जगह पे आप कैपिटल में ना मार्केट में निवेश करो, जो काफ़ी इवॉल्व है, पता है हमको कहाँ निवेश कर रहे हैं, तो काफ़ी फायदेमंद होगा। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी निवेश का या किसी भी माध्यम में आप निवेश करते हो तो इसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, एक मूलभूत वैल्यू होती है, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं देखूँ कि उसकी अंडरलाइन जो है वो एक रियल इस्टेट है, भले ही माध्यम कुछ भी हो, लेकिन अंडरलाइन जो एसेट क्लास है वो रियल एस्टेट है। अगर उसमें ही अप्रिसिएशन होने की गुंजाइश बहुत कम है, तो वहाँ निवेश करने से फायदा काफ़ी कम होगा। आज की तारीख में जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये एक चक्रीय या सिक्लिकल एसेट क्लास है, और ये एसेट क्लास का ये साइकिल फिलहाल तो नहीं चल रहा है। कारण इसका ये है कि डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच है। काफ़ी हद तक डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच है, और उसके सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड बहुत कम है, और उसके वजह से प्राइस अप्रिसिएशन नहीं हो रहा है। तो ये सारे पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए मैं कहूँगा कि रीट्स में निवेश करना एक प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं होगी। ओके, क्षितिज, आपका क्या मत होगा इस पर? ऋषिकेश का व्यू पॉइंट तो हमने जान लिया, क्योंकि भारत में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है अभी रीट्स को लेकर। ग्लोबली डेफिनेटली काफ़ी पॉपुलर है ये, पर माने कुछ पैसा लगाना ही है, तो क्या ये एक तरीका हो सकता है? मैं बिल्कुल जो ऋषिकेश जी ने बोला है उससे मैं उसे एंडोर्स करता हूँ। देखिए ऑफ लेट क्या है कि आपके पास जो ऑप्शंस हैं, चाहे वो माइंड स्पेस है या आपके पास एनएससी है या ब्रुकफील्ड है, तो अभी सुनने में आया कि डीएलएफ लेके आ रहा है रीट अपना। ऑन एन एवरेज 6.5 टू 6% के आसपास का रिटर्न आया है। कुछ जगह 6.9% है, मतलब 7% से ऊपर रिटर्न नहीं गया है। तो जो लोग उतना ही रेंटल इनकम देख रहे हैं, देखिए 2023 तक क्या था स्वाति, ये बहुत टैक्स एफिशिएंट एक प्लेटफॉर्म था, जहाँ पे इनकम आपकी काफी हद तक डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन आपका टैक्स फ्री हो जाता था।
अभी वो जो बेनिफिट है वो चला गया है हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो में। सो जो लोग देख रहे हैं सेम लाइन पे कि रादर देन वो एक प्रॉपर्टी में रेंटल पे प्रॉपर्टी लें, उससे अच्छा है कि वो फंड रूल के थ्रू खेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये नामी गिरामी कंपनीज हैं जो आपको रेंटल लीड्स दे रही हैं। तो यहाँ पे आपके चांसेस ऑफ लॉस या चांसेस वो आपकी प्रॉपर्टी अनऑक्युपाइड है या एम्प्टी है, उसके चांसेस बच जाते हैं। तो वहां पे आप स्वैप कर सकते हैं इसको। अदरवाइज क्लियर कट है दैट आपके पास एक बेटर एसेट एलोकेशन इस समय ऑप्शंस अवेलेबल है भाई। इवेंचुअली स्वाति, इन्वेस्टमेंट का कोर पर्पस यही है कि वी कैन मेक बेटर रिटर्न्स जो हमें एग्जिस्टिंग मिल रहे हैं। तो उसमें अगर आप डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स में या फिर लेट्स से मल्टी एसेट फंड में भी चले जाएंगे, वो भी इसको अच्छे से बीट कर सकते हैं इस समय जो एलोकेशन आ रही है। सो नथिंग अगेंस्ट इट, बट अगर आप इंडिविजुअल प्रॉपर्टी लेके रेंट आउट करने का सोच रहे हो कमर्शियल, उस जगह आप रीट ले लीजिए। आपका लमसम पैसा जो फंस सकता है किसी प्रॉपर्टी में या आपकी प्रॉपर्टी रेंट आउट नहीं हो, तो उससे आप बच सकते हैं। पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट एवेन्यू देख रहे हैं जहाँ पे आप बेटर रिटर्न बना सकते हो, तो आज की डेट में इंडिया में वो एवेन्यू कैपिटल मार्केट्स में एज वेल एज आज की डेट में फिक्स इनकम में भी है, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग रेट कट अगले 1-1.5 साल के अंदर। तो डबल डिजिट रिटर्न तो आपका जी सेकंड में ही बन जाएगा अगले 1 साल में, रादर की आप रीट से एक्सपेक्टेशन करें। बिल्कुल। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं अब थोड़ा सा पोर्टफोलियो प्लानिंग के एंगल से समझूं, क्योंकि मानिए किसी को घर ख़रीदना ही है और उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि आप उतना पैसा इकट्ठा कर लें जो कि आपको आपकी जो घर खरीदने का सपना है उसको फुलफिल कर पाए। डेफिनेटली कुछ तो आपको लोन लेना पड़ सकता है, लेकिन वो जो डाउन पेमेंट का पैसा है वो डेफिनेटली आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग से कर सकते हैं। तो ऋषिकेश, समवन इन 30s माने 35 का है कोई, उनको 10 साल के बाद या माने 5-7 साल के बाद अपना घर खरीदना है, तो कैसे प्लानिंग करें? कैसे फंड्स होते हैं जिसमें पैसे डालने की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि ये जो घर खरीदने का जो ये सपना है वो थ्रू म्यूचुअल फंड जर्नी पूरा कर लें तो आपका पैसा भी डबल हो गया, म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा भी बढ़ गया और आपके घर का सपना भी पूरा हो जाए। अगर किसी का सपना है कि घर खरीदना ही है 10-15 साल के बाद, तो म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए। एसआईपीज करनी बहुत ज़रूरी है। एसआईपीज करते करते एक एक 50% का कॉर्पस अगर बन भी जाए आपका, समझो आपको 1 करोड़ का घर है, तो आज की कीमत उसकी 1 करोड़ होगी, लेकिन आप 7% का भी अप्रिसिएशन लोगे तो 10 साल के बाद 1 करोड़ की कीमत 2 करोड़ हो जाती है विथ अप्रिसिएशन एंड इन्फ्लेशन एडजस्टेड। तो उसकी कीमत 2 करोड़ हो जाती है। तो आज से ही हमको एसआईपी इस तरह से चालू करनी चाहिए कि 10 साल के बाद हमारा कॉर्पस 1 करोड़ तक पहुंच जाए। तो 50% के कॉर्पस हमारे पास हो जाएगा। 10 साल के बाद फिर भी हमको लोन लेना जरूरी है कि 20% का हमको डाउन कर पेमेंट करना पड़ेगा और बाकी के 80% जो है उसका लोन ले सकते हैं। कभी भी इन्वेस्टमेंट में लेवरेज करना बहुत जरूरी है। पूरा पैसा जो है वो अपफ्रंट पे करना कभी भी प्रूडेंट नहीं होता है। 20% अपफ्रंट पे करो, 80% का लोन लो, 8% पे लोन लो, बाकी अगर आपके पास पैसे बचे भी हो तो वो आप इन्वेस्ट करो जो आपको 13-14% देंगे। लेकिन यहाँ पे भी आपका क्लियर आर्बिट्राज होता है, क्योंकि आपका जो 80% का जो लोन लिया है, अगर वो आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो वो 13% पे ग्रो होगा और आप 8% पे लोन लेके घर खरीद सकते हो। तो सबसे पहली बात है तो एसआईपी चालू करना बहुत जरूरी है। 10 साल में फ्यूचर वैल्यू ऑफ द हाउस कितना होगा? आज अगर 1 करोड़ का घर है तो 10 साल बाद उसकी कीमत 2 करोड़ होगी। उस हिसाब से एसआईपी करना बहुत जरूरी है। कम से कम 20% आपके हाथ में होना चाहिए ताकि आप निवेश कर पाओ। एब्सोल्युटली। तो ये जो आय और ईएमआई का जो अनुपात और गणित है, क्योंकि अगर आपने मानिए डाउन पेमेंट कर दी लेकिन कुछ तो आपको लोन लेना ही पड़ेगा क्षितिज, तो उस लोन को मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट है। हमें मालूम है कि होम लोन पर काफ़ी बेनिफिट्स भी मिलते हैं और आसानी से मिल भी जाता है होम लोन, पर ये जो डेफिनेटली एंड ऑफ द डे लोन मैनेजमेंट ही है। तो सैलरी से जब आप ईएमआई दे रहे हैं तो कितना परसेंटेज रखें सैलरी का, सो दैट बर्डन भी ना हो जाए आप पर, और इवेंचुअली जो आपका एक सपना है अपना घर होने का वो आसानी से फुलफिल हो जाए विदाउट एनी फाइनेंशियल बर्डन। सो इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैक्स में सोप्स डाले हुए हैं। अप टू मैक्सिमम 2 लाख तक आपकी इंटरेस्ट इनकम जो है, वो जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अपने होम लोन के जो ईएमआईज पे पे कर रहे हैं, वो आपका टैक्स फ्री होता है। इनफैक्ट अगर आप 2 लोग हैं, ज्वाइंट होल्डर हैं, तो दोनों को 2-2 लाख का बेनिफिट मिलता है। अगर 3 होल्डर हैं तो तीनों को 2-2 लाख का बेनिफिट मिलता है। अगर लोन का अमाउंट बड़ा है और आप पे कर रहे हैं इंटरेस्ट, तो वो बेनिफिट आपको है
जो नॉन टैक्सेबल होता है। साथ में देखिए आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको एक अच्छे बैंक से इन नो टाइम एट अ बेटर रेट भी होम लोन मिलेगा, तो वो एक अलग चीज़ है। अगर आप 30 लाख से कम का लोन ले रहे हैं तो उसका रेट भी बेटर रहेगा। सो आई एम सेइंग गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स पे बेनिफिट्स डाले हुए हैं जो आपको देने हैं। इनकम की जो मैं बात करूँ एट ए मैक्सिमम आप कभी भी लोन लेते हैं आपकी 25% से ऊपर का जो आपका टेक होम है उससे ज़्यादा की ईएमआई नहीं होनी चाहिए एट ए मैक्स। अगर आप थोड़ा स्ट्रेच करना चाहते हैं तो 30%, वो 30% अगर आप डबल इनकम है, आप हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं तो दोनों की मिला के 30% वो भी आप ले सकते हैं। अगर मान लीजिए दोनों की 50-50 हज़ार की आय है टैक्स के बाद, और ये नेट ऑफ मैं सैलरी बता रहा हूँ जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है टैक्स पे करने के बाद बाकी जो हो रही है, तो उसमें आप 30,000 तक का ऑन हायर साइड पे लोन ले सकते हैं बिकॉज़ आपके बाकी एक्सपेंसेस और बाकी की सिप भी जानी ज़रूरी है। सो सबसे पहले मैं बोलता हूँ आपकी सैलरी माइनस इन्वेस्टमेंट सबसे पहले आएगा, फिर माइनस ईएमआई और उसके बाद जो एक्सपेंसेस। तो आप अपनी प्लानिंग वैसे करें और देखिए आप अगर 50,000 का लोन लेते हैं, 50,000 की सिप चलाते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप 1 साल में जो 50,000 का आपने सिप चलाई हुई है, जो लोन कवर करने के लिए चलाई हुई है, तो उसकी वैल्यू 1 करोड़ हो जाएगी। और जो 50,000 का आप जो लोन आप सिर्फ ईएमआई दे रहे हैं, वो लगभग आप 60 लाख की लोन पे दे रहे होंगे, अगर 8% के हिसाब से देते हैं यार। तो वो आपका ऑलमोस्ट 50% पे ऑफ हो चुका होगा, सिर्फ प्रिंसिपल बचा होगा, पर उस समय आपके पास 1 करोड़ की राशि अपनी सिप से भी खड़ी होगी। तो आई एम सेइंग ये बेनिफिट आपको मिलता है जब आप इक्वली सिप चलाते हैं ईएमआई के साथ। बिल्कुल, तो कुछ प्लानिंग करने की ज़रूरत है। जितना जल्दी आप प्लान करें, मतलब आपने माइंड में रख लिया है कि आपको ख़रीदना है घर, वो भी अगर मेन सिटीज़ में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, टियर 1 सिटीज़ में रहते हैं, तो आपको तो और भी ज़्यादा पहले प्लान करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर तो प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हाई रेट्स पर मिलती हैं। इसलिए इस पर बातचीत करने के लिए ऋषिकेश और क्षितिज दोनों का बहुत धन्यवाद हम करते हैं। मनी गुरु में बस इतना ही। देखते रहिए ज़ी बिज़नेस।